गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मिस्टर उपेंद्र कुमार +2 GSM कन्या विद्यालय जेल प्रेस गया आप सबको बायोलॉजी क्लास 11 का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड मीन्स सजीवों की दुनिया, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जब तक हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे तो हमें एक पेपर साइंस पढ़ना था जिसमें सभी सब्जेक्ट साइंस के आते थे। जैसे ही आप क्लास 11th में आए तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग हो गया। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये साइंस शब्द जो है एक टर्म है साइंसटिया, उससे आया है, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज यानी ज्ञान। लेकिन साइंस में कहता है बच्चों कैसी ज्ञान होनी चाहिए। तो हमें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हमें रियल नॉलेज होनी चाहिए, वास्तविक ज्ञान होनी चाहिए। उसके बाद सिस्टमेटिक नॉलेज होनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर वाइज, स्टेप वाइज ऐसे होनी चाहिए, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करवा करके और बच्चों को फैक्ट के बारे में भी जानकारी दे सकें, यानी प्रैक्टिकली नॉलेज भी होनी चाहिए। यानी रियल, सिस्टमेटिक, प्रैक्टिकली नॉलेज को हम लोग साइंस कहेंगे। तो पहले हम लोग साइंस में नॉलेज आया, फिर कैसी नॉलेज होनी चाहिए, तो हमें वास्तविक ज्ञान होनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया हुआ ज्ञान होनी चाहिए, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल करके प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर सके, वैसी ज्ञान होनी चाहिए। बाद में हुआ कि साइंस को बांट दिया गया, जिसमें सबसे पहले आता है बच्चों नेचुरल साइंस, दूसरा आता है सोशल साइंस, और थर्ड में आता है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। एब्स्ट्रैक्ट साइंस में मैथ्स आता है, जो मैथ्स वाले सर आप लोग को डील करेंगे। सोशल साइंस में सोशल स्टडी का बहुत सारा पेपर्स आता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो आर्ट्स वाले सर डील करेंगे। नेचुरल साइंस में हम लोग आते हैं फिर से, क्योंकि यही हम लोग का आगे ब्रांच बढ़ेगा। जैसा कि नाम से लग रहा है, नेचुरल साइंस मीन्स फैक्ट ऑफ द नेचर, ये प्राकृतिक विज्ञान है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैक्ट ऑफ द नेचर, यानी प्रकृति के वास्तविक स्वरूपों के बारे में पढ़ते हैं। इसको फिर से बांट दिया गया है दो पार्ट में। एक को कह दिया गया है फिजिकल साइंस और दूसरे को कह दिया गया है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे बच्चों, और इसमें जो है बाद में दो सब्जेक्ट आता है, एक फिजिक्स जो आप लोग को फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, और सेकंड आता है केमिस्ट्री, जिसे आपको केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। अब बायोलॉजिकल साइंस, चूँकि एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग नहीं बना रखा है, लेकिन ये बायोलॉजिकल साइंस भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक है बॉटनी, जिसे बायोलॉजी पेपर 1 भी कहते हैं, और सेकंड में आता है जूलॉजी। तो हम लोग ये बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो द लिविंग वर्ल्ड है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चों, बायो शब्द का मीनिंग होता है लाइफ, और लोगोस शब्द का मीनिंग होता है स्टडी या डिस्कस करना। ये लैटिन वर्ड से आया है। आप देखेंगे साइंस में मैक्सिमम टर्म जो लिए गए हैं या तो ग्रीक से लिए गए हैं या तो लैटिन से लिए गए हैं। इसके पीछे रीजन है, फाउंडर जो साइंस के थे वो ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज जानते थे। तो एक तो रीजन ये है जिसके चलते वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज लिए हैं। दूसरा, जनरली नाउ ए डे ये डेड लैंग्वेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा चेंजेस का पॉसिबिलिटी नहीं होता है, इसलिए यहाँ से लिया गया है। तो बायोलॉजी का ये मीनिंग हुआ। डिफिनीशन क्या कहता है?
तो हम लोग इसे थोड़ा सा समझेंगे डायग्राम से। यहाँ आ जाइए बच्चों, जैसा कि टेलीविजन पे दिख रहा है, बायोलॉजी इज लाइफ। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका आपको नाम सबसे पहले दिख रहा होगा अरिस्टोटल साहब का। अरिस्टोटल ग्रेट फिलोसोफर के नाम से भी जाने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ग्रेट फिलोसोफर भी थे, ग्रेट थिंकर भी थे, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत किया था बायोलॉजी का। द टर्म बायोलॉजी फर्स्ट गिवन बाय अरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। ऐसे तो सिविक्स वगैरह के भी हैं और ये ग्रेट फिलोसोफर भी थे, ग्रेट पॉलिटिशियन भी थे। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है बायोलॉजी के क्षेत्र में। फिर हम लोग वन बाई वन इसे आगे देखेंगे। इसके नीचे देखिएगा एक और हैं फेमस साइंटिस्ट लैमार्क महोदय। लैमार्क साहब टर्म बायोलॉजी दिए थे। बायोलॉजी हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन द टर्म बायोलॉजी फर्स्ट गिवन बाय लैमार्क और एक और इनके साथी थे, कलीग्स थे, जिनका नाम ट्रेविरेनस था। उन्होंने 1802 में 1802 में टर्म का प्रयोग किया था। यानी ये टर्म बहुत ज़्यादा दिन पहले से हम लोग के बीच में नहीं है। 1802 के बाद से बायोलॉजी ब्रांच इस्टेब्लिश हुआ है और उसके बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं विधिवत रूप से, टेक्निकल रूप से। तो सबसे पहले अरिस्टोटल साहब, उसके बाद लैमार्क और एक और वैज्ञानिक हैं, नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर साहब। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट डार्विन हुए थे, उनके बाद अर्नेस्ट मेयर साहब बहुत फेमस हुए हैं, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो हम लोग वन बाई वन फिर आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। यानी अभी अभी हम लोग चर्चा किए कि बायोलॉजी टर्म किसने यूज किया? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाए? अरिस्टोटल। लेकिन अरिस्टोटल के एक विद्यार्थी थे, चेला जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। उन्हें बाद में फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना गया। ठीक है बच्चों। अब जनरली इस चैप्टर में सबसे पहले हमें पढ़ना है, चूँकि चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, इसीलिए हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बायोलॉजी का परिभाषा आपको अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है। कहता है अ स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेसेस। जैसे वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ कहने का मतलब माइक्रोस्कोपिक, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, मीन्स नॉट विजुअल विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहारा लेना पड़ता है, उनका भी। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, एलिफेंट हुआ, व्हेल हुआ, मतलब सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, यानी वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टीसेलुलर तक, प्रोकैरियोटिक से लेकर के यूकैरियोटिक तक, माइक्रोस्कोपिक से लेकर के वेरी लार्ज ऑर्गेनिज्म का। और उनके अंदर जो लिविंग प्रोसेसेस होते हैं, जैविक प्रक्रियाएं होते हैं, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं, हम लोग अनुलोम विलोम सिखाया गया हो, आप लोग को रामदेव बाबा सिखाते हैं, तो ये भी हम लोग का लिविंग प्रोसेस है। सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये सभी को हम लोग कहते हैं लिविंग प्रोसेसेस। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल लिविंग प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, इसे बायोलॉजी कहा जाता है। अब लाइफ का बहुत सारा कैरेक्टर जब आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे, क्लास 6 में, 7 में, 8 में, तो बताया जाता था कि लिविंग और नॉन लिविंग में 5 डिफरेंस बताओ, सजीव और निर्जीव में अंतर बताओ। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग का चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आता है?
ग्रोथ, उसके बाद क्या आता है रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्या आता है बच्चों मेटाबॉलिज्म, उसके बाद क्या आता है कॉन्शसनेस, उसके बाद क्या आता है तो सेंसिटिविटी। कॉन्शसनेस में ही इसको काउंट कर सकते हैं, सेंसिटिविटी एंड रेस्पॉन्स। और एक आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा टेक्निकली यहाँ ध्यान देना है बच्चों। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को लिविंग कैरेक्टर तो कहा जाता है, लेकिन डिफाइनिंग लिविंग कैरेक्टर इसे नहीं कहा जाता है। क्यों? तो इसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लिविंग कैरेक्टर तो कहा ही जाता है, डिफाइनिंग लिविंग कैरेक्टर भी कहा जाता है। इसके पीछे रीजन है ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास यानी साइज और इंक्रीज इन नंबर। जैसे किसी शहर में 5,000 आबादी है और वहाँ 25,000 आबादी हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंक्रीज इन नंबर। लेकिन कोई बच्चा जन्म लेता है 2.5 kg से 3.5 kg का, और बाद में हम लोग बड़े होकर के 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग तो 100 भी पार कर जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इंक्रीज इन मास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो ट्विन कैरेक्टर्स है। इसीलिए ट्विन कैरेक्टर्स होने के चलते चूँकि हम लोग देखते हैं कि नंबर जो इंक्रीज करता है उसे रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो ग्रोथ रिप्रोडक्शन के में ही काउंट हो जाएगा और आपको ग्रोथ में खुद काउंट होगा। ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग कैरेक्टर, सिर्फ लिविंग कैरेक्टर है। लेकिन बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उसमें आप देखेंगे, जैसे बच्चों आपको बताते हैं, आप इधर ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है आप जो डायग्राम देख रहे हैं अमीबा, इसमें रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। उसके नीचे जो डायग्राम आप देख रहे हैं ईस्ट है, जिसको आप लोग सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया के नाम से भी जानते हैं, जिसे बेकर ईस्ट और ब्रेवर ईस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ईस्ट में बडिंग होता है, बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि कैसे कैसे लाइफ एक्टिविटीज होता है और कैसे कैसे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ये सब डायग्राम जो है, तो पहले हम लोग आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर, ये तो आप लोग देखेंगे, फिर बोर्ड की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड कैरेक्टर क्या है बच्चों, समझना है मेन, रिप्रोडक्शन। ये दो टर्म के मिलने से बना है, एक है बच्चों री और सेकेंड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। जैसे इस पेन का उत्पादन हुआ है, लेकिन क्या ये 2 पेन एक साथ रख दिया जाए तो 2-4 साल के बाद क्या इससे हजारों पेन प्रोड्यूस हो सकते हैं? नहीं ना। तो इसे हम सिर्फ प्रोडक्शन कहेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक आप मेल कैट और एक फीमेल कैट को रख दीजिए और उसे सुटेबल कंडीशन दिया जाए, मतलब फूड प्रोवाइड किया जाए, एयर प्रोवाइड किया जाए, तो 2-4 वर्षों के बाद आप देखेंगे कि एक झुंड जो है सो मेल कैट और फीमेल कैट का प्रोड्यूस हो चुका है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहां पे, प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं।
यानी जो नेक्स्ट जनरेशन जन्म लेता है, चूँकि आप लोग कैट के बच्चे को किटेन कहते हैं, डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं, गोट के बच्चे को किट कहते हैं, तो दुनिया में जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनके अगले जनरेशन को हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज में प्रोजेनी कह देते हैं या ऑफस्प्रिंग्स कह देते हैं। तो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड, क्या कह सकते हैं, विच आर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लेकिन कहेंगे कि रिप्रोडक्शन को भी आपने डिफाइनिंग कैरेक्टर में क्यों नहीं रखा? क्या आपने म्यूल का नाम सुन रखा है, खच्चर का? ये जो है इसके पापा जो होते हैं वो डंकी होते हैं, मेल डंकी, और मम्मी जो होती हैं वो फीमेल हॉर्स। यानी मेल डंकी को हम लोग जैक भी कहते हैं और फीमेल हॉर्स को हम लोग मेयर भी कहते हैं। इनके क्रॉस से, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्लास 12 में, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। इससे म्यूल जन्म लेता है जिसे हम लोग खच्चर बोलते हैं। लेकिन खच्चर स्टेराइल होता है, मीन्स नॉट गेट्स एबिलिटी टू बिकम पेरेंट। तो क्या ये लिविंग नहीं है? खच्चर लिविंग नहीं है, सजीव नहीं है? सजीव तो है लेकिन प्रजनन नहीं कर सकता है। ऐसे ही आप एक मधुमक्खी का फैमिली के बारे में पढ़ेंगे आगे के क्लास में, तो उसमें जो है वर्कर हनी बी एक मेंबर है, ऐसे 3 होते हैं। तो वर्कर हनी बी जो होती हैं उनमें भी प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। मीन्स वर्कर हनी बी आर फीमेल्स बट स्टेराइल, मीन्स नॉट एबल टू गिव बर्थ ऑफ यंग वंस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में भी, ह्यूमन कपल जो कि आफ्टर मैरिज लिव्स इन रिलेशनशिप बट नॉट एबल टू गिव बर्थ ऑफ यंग वंस। तो क्या वो सजीव नहीं कहलाएंगे? वो भी सजीव कहलाएंगे। इट मीन्स यहाँ कुछ अपवाद आ गया। इसीलिए बच्चों रिप्रोडक्शन को भी हम लोग द लिविंग कैरेक्टर्स तो कह सकते हैं लेकिन द डिफाइनिंग लिविंग कैरेक्टर्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है। अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह है जो इधर हम देखेंगे। चूंकि रिप्रोडक्शन कई मेथड से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा का डायग्राम बना हुआ है बच्चों। हाइड्रा के बॉडी के लोअर पार्ट में फेवरेबल कंडीशन में एक आउट ग्रोथ एराइज होना शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं बड। ये बड धीरे धीरे बढ़ता है और उसमें फिर से टेंटिकल्स वगैरह डेवलप कर जाता है। जब टेंटिकल्स बन जाता है तो फाइनली अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है और इंडिपेंडेंट लाइफ को स्टार्ट कर देता है। तो ये बडिंग इन हाइड्रा ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ जिसके द्वारा ये अपने नंबर को इंक्रीज करता है। फिर से आप देखेंगे ये डायग्राम जो नीचे आपको दिख रहा है ये ईस्ट का है। ईस्ट यानी एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस। इसमें आप देखेंगे फेवरेबल कंडीशन में एक आउटग्रोथ अपीयर होता है जिसे बड कहते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ता है और फाइनली या तो अटैच भी रह सकता है या सेपरेट भी हो जा सकता है। और इस मेथड से बडिंग के द्वारा ये पेरेंट बॉडी से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है। ईस्ट बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे। जितना भी ब्रेड खाते हैं, पाव रोटी तो खाते ही होंगे बच्चों। कभी कभी सुबह सुबह आप लोग चाय के साथ नाश्ता में पाव रोटी ही, ब्रेड ही खाते हैं। तो ब्रेड के प्रोडक्शन में इसी ईस्ट का मेन रोल होता है, यानी ये बेकर ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रेवरी ईस्ट आप उसका भी मत पढ़िए क्योंकि इससे ड्रिंक्स भी बनाए जाते हैं, विस्की, रैम, ब्रांडी। क्लास 12 में पढ़ना है डिटेल इसके बारे में, इसीलिए इसे ब्रेवर ईस्ट भी कहते हैं, बहुत फेमस है। तो ये सब मेथड्स हैं जो ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं। ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें आपको दिखाया गया है बाइनरी फिजन मेथड। कि बाइनरी फिजन होता है जिसमें पेरेंट बॉडी में डिवीजन होता है और पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है। तो ये बाइनरी फिजन है बच्चों। ठीक है। आप आगे देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, मेल गैमेट स्पर्म
और फीमेल गैमेट ओवम का फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट बनता है और वो जाइगोट डेवलप्स करके यंग वंस का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, कैसे कैसे माँ के यूटेरस में फेटस डेवलप करता है आपको दिखाई यहाँ दे रहा होगा। और ये सब चूंकि पहला चैप्टर इंट्रोडक्टरी है, यहाँ डिटेल नहीं पढ़ना है, हम लोग को ये चीज़ डिटेल पढ़ना है आपको क्लास 12 के रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में। अब पुनः हम लोग आ जाएंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ। थर्ड कैरेक्टर जो था बच्चों वो था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे लिविंग सेल के अंदर जितने भी लिविंग रिएक्शंस होते हैं, चाहे उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल से बिग मॉलिक्यूल्स बनते हों या बिग मॉलिक्यूल से ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हों, तो कहता है इसमें सिंपल एक डिफिनीशन देता है मेटाबॉलिज्म का, सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शंस, ऑल लिविंग रिएक्शंस अकर्स इन ए सेल कह सकते हैं या कॉम्प्लेक्स में आप ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। यानी सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शंस अकर्स इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करके डील करते हैं। एक होता है बच्चों एनाबॉलिज्म और एक होता है केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन होता है इसमें, जैसे आप समझ सकते हैं 6CO2 क्लास 10 में भी रिएक्शन को पढ़े थे, प्लस 12H2O और ग्रीन लीफ में एक पिगमेंट होता है बच्चों जिसको क्लोरोफिल कहते हैं हम लोग, और सनलाइट तो खैर रहना ही चाहिए, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंटायर लिविंग सिस्टम। और कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक मटेरियल हुआ, वाटर इनऑर्गेनिक मटेरियल हुआ, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के हेल्प से ग्रीन प्लांट्स इसे क्या कन्वर्ट कर देता है, ऑर्गेनिक मैटर में ग्लूकोज, जो बाद में स्टार्च बन के, और जैसे हम लोग चपाती खाते हैं रोटी बच्चों, या चावल खाते हैं या मक्का खाते हैं, उसमें स्टार्च के रूप में यही ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना, एनाबॉलिज्म कहलाया। जस्ट आप आ जाइए केटाबॉलिज्म में, रेस्पायरेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोई पूछ दे आपसे तो क्या कहेंगे बच्चों, बोलिए? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। किसको? इस प्रोसेस को। लेकिन केटाबॉलिज्म जो सेकेंड है इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट। बायो आसान है बच्चों, एक पर एक फ्री है। आप सुनते हैं ना कि बाय गेट वन गेट फ्री, वैसे ही एक पर एक फ्री है। एनाबॉलिज्म में क्या था, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। केटाबॉलिज्म में क्या हो जाएगा उसका अपोजिट, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जैसे ही ये ग्लूकोज, जब हम लोग स्टार्च खाते हैं, चपाती खाते हैं, और डाइजेशन के बाद हमारे सेल में पहुंचता है, तो ये ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक करके फिर से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, और जो मेन जिसका इंतजार हम सबों को रहता है, एनर्जी। एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना फिजिकल वर्क कैसे करेंगे, आप खेलोगे कूदोगे कैसे? तो इसीलिए ये प्रोसेस में देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक करके फिर से इनऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, मीन्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल स्ट्रक्चर एंड आल्सो गिव्स एनर्जी फॉर यूज बाय लाइफ प्रोसेसेस। तो ये मेटाबॉलिज्म हुआ। लेकिन एक एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे कि बहुत ही टेक्निकल सेंटेंस लिखा है जिसको समझना बहुत जरूरी है। कहता है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन विट्रो। इन विट्रो टर्म आप लोग को बच्चों बार बार मिलेगा, इसलिए खूब अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। इन विट्रो का मतलब होता है इन आर्टिफिशियल ट्यूब, मीन्स कह सकते हैं आउटसाइड द लिविंग बॉडी, मीन्स इन नॉन लिविंग मीडियम, तो उसको कहते हैं इन विट्रो।
इन विट्रो मीडियम में यदि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, आपको सिंपल एग्जांपल दूं, आप प्रोटीनेक्स पीते हो तो प्रोटीनेक्स बनाया जाता है केमिकल, कहाँ बनाया जाता है? लिविंग सेल में नहीं, इन विट्रो, आउटसाइड द लिविंग सिस्टम। तो उसके बनने का जो प्रोसेस है, लिविंग रिएक्शंस तो हैं, ध्यान देना है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स कभी नहीं हो सकता है। इसलिए टेक्निकल सेंटेंस कहा जाता है कि द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर्स इन विट्रो आर श्योरली ए लिविंग रिएक्शंस बट नॉट ए लिविंग थिंग्स। वो लिविंग रिएक्शंस हैं लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये टेक्निकल है, इसलिए ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन कहता है बच्चों कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। चूंकि आप लोग पढ़ेंगे तो एटम्स जब मिलता है तो क्या बनता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलता है तो क्या बनेगा फिर? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मिलेगा तो क्या बनेगा? सेल्स। सेल्स मिलेगा तो क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू मिलेगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलेगा तो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम और फाइनली ऑर्गेनिज्म बनता है। तो कहता है इंडिपेंडेंट लाइफ मॉलिक्यूल कभी रिप्रेजेंट नहीं करता है। या ऑर्गेनेल्स, आप सुने हैं कभी कि अकेला गोल्गी बॉडी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज अ स्ट्रक्चर कर रहा हो या इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा हो एक लिविंग बॉडी के रूप में? कभी नहीं। लेकिन सेल, आप अमीबा का नाम शायद ही कोई बच्चा नहीं सुना होगा। अमीबा जिसका मतलब होता है चेंज, आप डायग्राम भी इसका जानते होंगे अच्छे से, जैसा भी बना दो स्यूडोपोडिया होना चाहिए, वो अमीबा हो गया। तो अमीबा का बॉडी सिंगल सेल का है, लेकिन ये सिंगल सेल का अमीबा स्ट्रक्चर के रूप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और ये सभी लाइफ प्रोसेसेस जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन सब कर लेता है, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग के लिए होना चाहिए। देखिए बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चूँकि द लिविंग वर्ल्ड ये जो है सो पहला चैप्टर है और इसमें टोटल बायोलॉजी में 22 चैप्टर है क्लास 11 में पढ़ना और 16 चैप्टर है क्लास 12 में पढ़ना। उसमें सभी को फिर गहराई से डिटेल पढ़ा गया है। ये पहला चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक के बारे में बताया गया है। तो लास्ट जो कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का, वो है बच्चों कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस लिविंग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने घर में पढ़ रहे हो और नींद आ रही है, आपके पापा पीछे से आकर के ऐसे करते हैं, तो आप क्या करते हो? एक्टिविटी शो करते हो, अपनी गर्दन को पीछे मोड़ते हो, देखते हो कौन है? पापा। नजर पड़ा, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पढ़ना शुरू करते हो। लेकिन यही कॉन्शसनेस यदि देखा कि पीछे छोटा भाई या बहन है, तब क्या कहता है? गर्दन तो मुड़ती है बच्चों, आंखें भी देखती है और उसके बाद शुरू हो जाते हो, है ना? क्यों तुम्हें हमें ऐसा किया? मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं इससे आपको क्या मतलब? आप छोटे भाई हो, छोटे बहन हो। कहने का मतलब जब एक नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ से मैं छोड़ दूं यहाँ और नीचे गिर जाए बच्चों ऐसे, तो इसे चोट लगेगी क्या? लेकिन हम लोग यदि कहीं गिर जाते हैं चोट लगती है। कहने का मतलब कॉन्शसनेस का मतलब हुआ सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स। हम लोग सेंसिटिव है, जैसे ही क्लासरूम में कहा जाता है बच्चों कि स्टैंड अप, आप खड़े हो जाते हैं, टीचर कुछ पूछते हैं, आप रिस्पांस देते हैं, आपके पास सेंस ऑर्गन्स है, आइज है, ईयर्स है, नोज है ना, स्किन है, टंग है, ये सब सेंस ऑर्गन है और ये सब रिस्पांस को रिसीव करके और न्यूरल सिस्टम को, ब्रेन को देता है। इसी को कहते हैं हम लोग कॉन्शसनेस यानी सेंसिटिविटी यानी रिस्पांस। यह जो है मोस्ट ऑब्वियस यानी एकदम स्पष्ट है बट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। लेकिन एक और यहाँ भी टेक्निकल लाइन है बच्चों जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। कुछ लोग के बारे में आप सुने होंगे कि कोमा में चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, बहुत टेक्निकल बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोमा में चले जाते हैं। कोमा में चले जाने का मतलब क्या होता है कि वो सेंसिटिव अब नहीं रहे, रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। लेकिन क्या उन्हें हम 100% डेड बॉडी मान लेंगे? नहीं।
आप देखेंगे कि सीरियल वगैरह में अक्सर दिखाया जाता है आप लोग को बच्चों, मैं समझने के लिए बोल रहा हूं कि कोमा में गए और सीरियल चलेगा 10 साल और 10 साल बाद लास्ट में कोमा से वापस आ जाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि कोमा में जाने के बाद यदि ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट काम करना बंद कर दिया, लेकिन जो कॉन्शसनेस को कंट्रोल करने वाला पार्ट है, सेरिब्रम है, वो भी टोटली यदि काम करना बंद कर देगा, तब हम कहेंगे वैसे पर्सन को ब्रेन डेड। यानी कोमा में जाने का मतलब हुआ कि उनके ब्रेन का कुछ परसेंट पार्ट अभी काम कर रहा था, 100% उनकी डेथ नहीं हुई थी। लेकिन यदि आप कोमा वाले पर्सन को ब्रेन डेड यूज कर देंगे तो वो कुछ ही समय के बाद उनकी फिजिकल डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि जब ब्रेन डेड हो गए तो फिजिकल डेथ भी हो जाना है। यानी हमारा हार्ट वगैरह पूरा बॉडी का सिस्टम काम करना बंद कर देगा। स्टार्टिंग में चूंकि हमारा हार्ट, बच्चों पढ़ेंगे आप आगे, मायोजेनिक हार्ट होता है, यानी इसका डायरेक्ट हमारे न्यूरल कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं होता है। मायोजेनिक हार्ट के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे आपको प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक में। तो आप कह सकते हैं कि कोमा में जो पर्सन चला गया है वो अभी डेड नहीं हुआ है, अभी लिविंग है। लेकिन यदि उनके लिए आप ये टर्म का प्रयोग कर देंगे ब्रेन डेड, इसका मतलब कि वो चल वैसे, ठीक है, और अब वापस नहीं आएंगे। यानी कहा जाता है कि उन्होंने अंतिम सांस ली। तो कुल मिलाकर के बच्चों आपको मैं अब 2 मिनट में कंक्लूड कर दूं। बायो मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये हुआ मीनिंग, ये डिफिनीशन नहीं हुआ। डिफिनीशन कहता है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल लिविंग थिंग्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, उसको कहेंगे हम लोग बायोलॉजी। बाद में लेमार्क एंड ट्रेविरेनस साहब का नाम जो दिखाए थे आपको बोर्ड पर, फेमस है, उन्हें याद रखिएगा, पहचान लीजिएगा। उसके बाद आपको अरिस्टोटल साहब, लेमार्क, ट्रेविरेनस, अर्नेस्ट मेयर फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, भाई उन्होंने डिस्कवरी किया है, जिसके चलते आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा बाई फेस भी पहचानना चाहिए, है ना, तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लाइफ के लिए कैरेक्टर जो है कहता है 5 है, और सबको मिलाकर के फाइनली आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मोलिक्यूल्स विच परफॉर्म सम केमिकल रिएक्शंस मीन्स केमिकल एक्टिविटीज इज कॉल्ड लाइफ। और एक लाइन और कह सकते हैं आप लोग कि लिविंग सिस्टम किसे कहते हैं, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, अपनी नंबर को सेल्फ बढ़ाता हो, सेल्फ रेगुलेटिंग हो और सेल्फ कॉन्शसनेस भी रिप्रेजेंट करता हो टुवार्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुली, यानी बाहरी वातावरण से जो उत्तेजना, उद्दीपन पैदा करने वाले वस्तुएं आते हैं या जो इंटरनल स्टिमुली होता है, तब उसे हम लोग लाइफ कहते हैं। आज के क्लास में हम लोग बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।